नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपना अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है, चुंबकीय साथिल्य क्या होता है। और दोस्तों, चुंबकीय साथिल्य अपने इलेक्ट्रिकल मशीनों में जैसे डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जितने भी मशीनें पड़ेंगे उनमें सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अर्थात मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है, इस हानि को कम कैसे करते हैं, मशीनों में इसका कितना इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने इलेक्ट्रिकल मशीनों में सबसे बड़ा रोल होता है और सबसे अहम भूमिका निभाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के बारे में आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आराम से एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को देखना, आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और आपके मन में मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के बारे में ऐसा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये होगा कैसे, कितना मान होगा, क्यों होगा और होता क्या है। इसके बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। और परीक्षा में जब भी दोस्तों आप मशीनों के बारे में क्वेश्चन देखते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इस लॉस के कम होने से क्या होगा, इस लॉस में क्या क्या बातें निकल के आती हैं, इन सब के बारे में एक एक क्वेश्चन निकल के आता है और परीक्षा में अवश्य एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आज उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में, उन्हीं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के टिप्स के बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, चुंबक एवं चुंबकत्व में मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस चल रहा है, जिसमें आज अपने क्लास नंबर 33 क्लास में चल रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे अपन देखते हैं कि आप लोगों ने पिछले एक दो वीडियो में देखा कि विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक के बारे में मैंने आपको बताया था और पढ़ाया था। आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो देख लेना कि किसी लोहे की कोर पे या किसी चुंबकीय पदार्थ की कोर पे सुपर एनामेल कॉपर वायर की पॉलिश कर उसमें यदि विद्युत धारा प्रदान कर देते हैं तो वह लोहे का कोर या चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है। यह देखा था। आज उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको आज इसी में बताएंगे हिस्टैरिसीस क्या होता है और काफी दोस्तों इसमें और क्या निकलेगा, कोर्सिविटी क्या होती है, निग्राहिता, निग्रह बल क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है और बीएच कर्व क्या होता है, हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, क्यों होता है, हिस्टैरिसीस कर्व का मान अधिक होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, किसका कम होना चाहिए, किसका अधिक होना चाहिए, चुंबक अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कहाँ कम होना चाहिए। आज संपूर्ण खुलासा करेंगे आज, ताकि आपके मन में कभी विचार ही पैदा नहीं हो कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है। देखो, आप लोगों ने ये लोहे की कोर है, मैं देखो ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, मन नरम लोहे का टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन कोर है। अब देखो, आप लोगों ने इस पर सुपर एनामेल की कॉपर वायर की पॉलिश की। सुपर एनामेल क्या है, सुपर एनामेल एक पॉलिश है, कोई चालक है, ई श्रेणी की श्रेणी में आता है, तापमान की ई श्रेणी में। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री टेम्परेचर होता है। देखो उसमें अब आपने इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी, ये आप लोगों ने रेजिस्टेंट लगाया, डीसी बैटरी लगाई। आपको आज डीसी में पढ़ाऊंगा, फिर एसी में हानि देखेंगे। ये एम्पीयर मीटर लगाया, ये स्विच लगाया। जब भी आप इस स्विच को ऑन करते हैं, देखना गौर से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपने इस स्विच को ऑन किया, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एमएमएफ क्या होता है, गौर से देखना, मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको एमएमएफ क्या होता है। देखो एमएमएफ, ये देखना। अब एमएमएफ में क्या होता है कि एमएमएफ ने पढ़ा होगा एन आई, एन टर्नों की संख्या, ये विद्युत धारा, दोनों के गुणनफल के समानुपाती एमएमएफ होता है। ये टर्नों की संख्या भी है और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो क्या होगा इसमें, इस वाइंडिंग में या इस कॉइल में जो लोहे की आयरन की कोर पे आपने कर रखी है, इसमें एमएमएफ उत्पन्न होगा। किसके अनुसार, टर्नों की संख्या के अनुसार और विद्युत धारा के अनुसार। तो वो एमएमएफ क्या करेगा, वो एमएमएफ इस वाइंडिंग या इस लोहे की कोर पर चुंबकन बल का कार्य करेगा, चुंबकन बल लगाएगा। देखना चुंबकन बल क्या होगा, चुंबकन बल इस पर कार्य करेगा और इसमें जो मैग्नेटिक अणु है, चुंबकीय अणु है, वो एक दिशा में लगना शुरू हो जाएंगे और लोहे का टुकड़ा चुंबक बनना शुरू हो जाएगा। ये तो विद्युत चुंबक की बात है। अब ये एमएमएफ लगा और चुंबकन बल का कार्य हुआ, तो चुंबकन बल को आप देखोगे एच से दर्शाते हैं, इसकी इकाई एम्पीयर टर्न। ठीक है, एच से दर्शाते चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन बल, क्षेत्र तीव्रता। ये आप लोगों ने देखी होगी और पढ़ी नहीं होगा तो पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा रखा है कि चुंबकन तीव्रता क्या होती है, चुंबकन बल क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसको चुंबकत्ववाहक बल बोलते हैं। इनकी कंपैरिजन करके बताया था आपको लोगों को कि आगे आने वाले जब भी वीडियो पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। देखो एच ये है एन आई अपॉन एल। अब एन आई, देखो एन आई है, ये तक क्या था एमएमएफ, तो लिख सकते हैं एमएमएफ
अपॉन एल। एमएमएफ बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा और एमएमएफ घटेगा तो एच घटेगा। इसका मतलब धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकन बल का मान घटेगा, टर्नों की संख्या घटाएंगे तो चुंबकन बल का मान घटेगा। तो ये, और ये क्या है, एल चुंबक के पथ की लंबाई है, चुंबक के फ्लक्स जहां प्रवाहित होता है उसकी लंबाई है, मतलब कि जितना लंबा होगा उसमें एच का मान कम होगा, लंबाई जितनी होगी। ठीक है, ये तो था इसमें। अब आप लोग देखो, यहां से इस रियोस्टेट के द्वारा आप लोगों ने विद्युत धारा के मान को बढ़ाना शुरू किया, तो क्या होगा, इसमें एच का मान बढ़ेगा। सबसे पहले क्या बढ़ेगा, एमएमएफ, एमएमएफ बढ़ेगा, इस कॉइल में एमएमएफ बढ़ेगा। उसके बाद चुंबकन बल का मान बढ़ेगा और चुंबकन बल क्या करवाएगा, इस लोहे के टुकड़े को चुंबक बनवाएगा। ठीक है, अब इसमें चुंबकन बल, चुंबक बनना शुरू हो गया, एन इधर और एस इधर। सपोज करो एन इधर एस इधर, दो पोल बनने शुरू हो गए, इस लोहे की कोर में दो पोल बनने शुरू हो गए। अब आप लोगों ने धीरे धीरे विद्युत धारा के मान को बढ़ाया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ेगी। तो क्या होगा, इसमें बी प्रवाहित होगा। बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, ये देखा आप लोगों ने। तो ये क्या है, किसी इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाहित होना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या थी, वेबर प्रति मीटर थी, ये थी। अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ा तो बी क्या है, बी देखो, बी किसके समानुपाती, इसमें जब चुंबकन बल का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, याद रखना। क्योंकि चुंबकन बल क्या करवाएगा, एच, ये चुंबक बनने पर मजबूर करेगा, जो ही लोहे का टुकड़ा चुंबक बनेगा बी का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा। तो क्या होगा, बी किसके समानुपाती हो गया, एच के समानुपाती। बी, ये भी आपको मैंने आप लोगों ने पढ़ा दिया कि बी एच के समानुपाती होता है। लेकिन इस चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बी किसके समान है, ये एच क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, ये चुंबकशीलता है। तो लिख सकते हैं बी बराबर म्यू एच। म्यू क्या है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, तो ये किसी पदार्थ की चुंबकशीलता है म्यू। तो अब कह सकते हैं ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर। चुंबकीय पदार्थ है कैसा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी है। मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, चुंबकशीलता के आधार पर और धारण शक्ति के आधार पर, आपको बताया था। तो ये धारण से चुंबकशीलता का मान जहां अधिक होगा वहां चुंबक अधिक बनेगी, धारण शक्ति का मान अधिक होगा वहां चुंबक अधिक बनेगी, ये तो बताया था। तो ये कह सकते हैं कि बी कब बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, देखो बी बढ़ेगा जब एच बढ़ेगा, क्योंकि इसकी तो चुंबकशीलता कांस्टेंट होगी, निर्धारित है। तो ये होगी ये चुंबकशीलता किसी पदार्थ की, बी बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, तो बी बढ़ेगा। और बी कब घटेगा, जब एच घटेगा। एच कब घटेगा, इसका चुंबकन बल का मान कब घटेगा, जब धारा का मान घटेगा, क्योंकि एच एन आई के समानुपाती और एल के विलोमानुपाती है। देख लिया आप लोगों ने। यदि इन फॉर्मूलों के बारे में आप अच्छी तरह जानना चाहते हो तो पिछले 1-2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, आराम से देख लेना, ताकि आपको कभी समस्या नहीं, क्योंकि यही जो टॉपिक चल रहा है यही विद्युत मशीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके बिना विद्युत मशीनों का निर्माण संभव नहीं होगा, क्योंकि लोहे की कोर, प्रकलित कोर बनाएंगे, लेमिनेटेड कोर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, लेमिनेटेड कोर में हानियां क्यों होंगे, कम कैसे करेंगे, सबका सब सारा खेल यहीं पे आता है। तो इसको अच्छी तरह देख लो, पॉइंट टू पॉइंट देखना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। यदि आप लोग वीडियो फास्ट चल रहा है तो रोक के धीरे स्लो स्पीड से करके देखेंगे। वीडियो में स्लो स्पीड का ऑप्शन आता है, स्लो स्पीड से एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना। मैं आपको बताता हूँ, सारी बातें बता दी आपको मैंने। अब देखो बी बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब एच बढ़ेगा। एच कब बढ़ेगा, जब एमएमएफ बढ़ेगा। एमएमएफ कब बढ़ेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा। ये निर्धारित होगी बात, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि बी का मान एच के ऊपर निर्भर करता है। अब सपोज करो आप लोगों ने धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाया, एमएमएफ बढ़ा, एच बढ़ा, बी बढ़ा। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप लोगों ने विद्युत धारा के मान को लिमिट कर दिया, बढ़ा दिया, जितना बढ़ाना था उतना बढ़ा दिया, और इसकी संतृप्त अवस्था, इसकी धारण शक्ति कंप्लीट होगी। और संतृप्त अवस्था की चुंबक की संतृप्ति मैंने आपको पढ़ाई है, मैग्नेटिक सैचुरेशन पढ़ाया आपको लोगों ने, कि चुंबकीय पदार्थ का अधिकतम चुंबकत्व के रोकने की क्षमता को मैग्नेटिक सैचुरिटी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं, चुंबक की संतृप्ति कहते हैं कि और अधिक चुंबक नहीं बन सकता। लोहे का टुकड़ा जितना चुंबक बनना था या जितना चुंबकत्व ग्रहण करना था वो कर चुका है, और अधिक चुंबकत्व ग्रहण नहीं कर सकता। ये तो थी इसकी बात। अब नहीं कर सकता तो आगे आप लोग धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाओगे तो चुंबक
नहीं बनेगा। मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाता हूं कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है। वो ग्राफ देखो, आपको अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। बहुत सी बातें निकल के आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा में बहुत अच्छी बातें आती हैं और जो आपको पढ़ोगे आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए अब ग्राफ के बारे में देखते हैं, इस एक कर्व के बारे में देखते हैं कि चुंबकीय हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। मैंने आपको इतनी बता दी, आगे देखो क्या होता है। अब देखो आगे क्या होता है, मैं आपको ग्राफ द्वारा समझाता हूं। देखो ये एक कर्व बनाते हैं, ये ले लिया, देखो यहां लिया H। देखो आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो एक दिशा में, राइट साइड दिशा में H प्लस में होता है, जो भी होगा H लिखेंगे और कोई राशि लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, और ऊपर भी प्लस में, और ये माइनस में, और ये माइनस में, विपरीत दिशा में, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में। ये H और ये B मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुवों की शक्ति, ठीक है। ये B माइनस में और ये H माइनस में। गौर से देखना, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं कि जब आप लोगों ने स्विच को ऑन किया, ऑन करते विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एमएमएफ होगा, H का मान उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, आप धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाओगे। मान लीजिए धारा बढ़ाया तो क्या बढ़ा, चुंबकन बल बढ़ा। चुंबकन बल क्यों बढ़ा, क्योंकि धारा के मान ये एमएम बढ़ेगा और जिसके अनुसार चुंबकन बल बढ़ेगा। इसमें आप लोगों ने क्या रखा, टर्नों की संख्या कांस्टेंट रखी कि टर्नों की संख्या सेम थी वो रखी। उसके बाद आप लोगों ने म्यू चुंबकशीलता, चुंबकीय पदार्थ की जो स्थिर होती है ये निर्धारित होती है कि जितनी होती है उतनी होती है, कि लोहे की कितनी होती है, तांबे की कितनी होती है, निकल की कितनी होती है, सबकी निर्भर है। तो एक निश्चित, अब इस निश्चित दिशा के अनुसार आप लोगों ने विद्युत धारा के मान को बढ़ाना शुरू किया रियोस्टेट से। विद्युत धारा बढ़ी, एमएम बढ़ा, चुंबकन बल बढ़ा। चुंबकन बल बढ़ा तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बी बढ़ गया। फिर क्या होगा, ये बढ़ेगा, H बढ़ेगा, B बढ़ेगा, H बढ़ेगा, B बढ़ेगा। अब क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय हिस्टैरिसीस कर्व को किसका कर्व बना रहे हैं, BH कर्व। तो चुंबकीय हिस्टैरिसीस को BH कर्व के नाम से जानते हैं। एक तो ये आती है, एक बात, एक पॉइंट टू पॉइंट, एक बात निकल के आगे, इसको क्या कहेंगे, BH कर्व कहते हैं। एक तो ये लिखना कि चुंबकीय हिस्टैरिसीस, चुंबकीय साथील्य को BH कर्व कहते हैं, BH कर्व के नाम से जानते हैं, या BH ग्राफ आ गई। तो आप लोगों ने धारा के मान को जो बढ़ाएंगे, H बढ़ेगा, ये H बढ़ा, B बढ़ा, H बढ़ा, तो क्या होगा, जब आप इसको ग्राफ के द्वारा खींचोगे तो ये रेखा ऐसी आएगी, ऐसी आ गई। गौर से देखना कि आप ये ऐसे आते हैं, जैसे आप ग्राफ खींचते हो ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे, ये, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये। तो आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ये बढ़ गया, ये ऐसे ऐसे। आप लोग देखोगे कि ये सीधी रेखा आ गई। अब क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि चुंबकत्व की जितनी क्षमता थी चुंबकत्व ग्रहण करने की वो कंप्लीट हो चुकी। अब इस चुंबकीय पदार्थ ने, इस लोहे की छड़ ने चुंबकत्व लेना बंद कर दिया। आप धारा के मान को बढ़ाओगे, H के मान को बढ़ा रहे हो, लेकिन इस लोहे के पदार्थ ने, इस चुंबकीय पदार्थ ने चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता जितनी थी वो लिमिट पार होगी। अब चुंबकत्व फ्लक्स बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, अब आप धारा को बढ़ाओगे, H तो बढ़ेगा, ये यहाँ पे आगे लिमिट हो गया, देखो यहाँ पे आगे ये स्थायी हो गया, ये हो गया, तो यहां से लिमिट हो गई कि अब क्या कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स नहीं ले सकता, चुंबकत्व का मान ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। आप लोगों ने H बढ़ाया तो देखो H ही बढ़ेगा, इस साइड में ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसकी सेचुरेशन पॉइंट आ सकता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट, मैग्नेटिक सेचुरेशन पॉइंट होता है, सेचुरेशन पॉइंट अर्थात संतृप्त अवस्था। किसकी, इस लोहे के पदार्थ की संतृप्त अवस्था आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों ने नहीं देखे तो पढ़ लेना, मैं परिभाषा लिखा देता हूं। चुंबकीय पदार्थ के लिख लेना, फिर भी पिछले वीडियो में पढ़ा है, फिर मैं बताता हूं। चुंबकीय पदार्थ के अधिकतम चुंबकत्व रोकने की क्षमता मैग्नेटिक सेचुरेशन कहलाता है, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने इस ए बिंदु को दर्शाया, ठीक है, यहां तक तो बात हो गई कि अब आगे चाहे चुंबकीय बल बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं, चुंबक बनना था उतना बन चुका है। अब यदि आप लोगों ने धीरे धीरे उसी चुंबकत्व के मान को कम किया, धारा के मान को कम करना शुरू कर दिया, ठीक है, कम करेंगे तो क्या होगा, चुंबकन बल कम होगा तो एमएमएफ कम होगा, ये धारा कम होगी, एमएमएफ कम होगा, चुंबकन बल का मान कम होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटना शुरू हो जाएगा कि लोहे का टुकड़ा वापस अपने चुंबकत्व को खोना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, ये लोहे का टुकड़ा चुंबक तो ज्यों ही खोएगा, लेकिन धारा जिस हिसाब से या चुंबकन बल जिस हिसाब से घट रहा है, बी का मान उस हिसाब से घटेगा नहीं, घटेगा जरूर,
कम जरूर होगा लेकिन उस हिसाब से नहीं घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, चुंबकन बल का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि धीरे आपने धारा के मान को 0 कर दिया, मान लीजिए स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, होना यह चाहिए था कि इस बी का मान भी 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है चुंबकीय पदार्थों में। याद रखना बात यही है, बस आज पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह थी, यही पढ़ना है। तो क्या होगा, आप लोगों ने एच का मान को कम किया तो एच का मान कम शुरू हो गया, लेकिन ये बी का मान धीरे धीरे कम हुआ, तो ये यहां से छूट के यहां से देखो, यहां से छूट के ऐसे आएगा। यदि एच की इसके साथ कम होता है उसके इसी लाइन पे वापस आ जाता है, लेकिन ये पीछे हटना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो ये क्या बच गया, देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या बी का मान इसमें और बच चुका है, जबकि इसमें धारा का मान 0 हो चुका है। याद रखना बात, किसका, एच का मान 0 हो चुका है, चुंबकन बल का मान 0 हो चुका है, लेकिन बी का मान 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इस चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह चुका है। गौर से देखना, इस चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह चुका है, अर्थात अब इसमें कुछ चुंबकत्व के गुण बच चुके। ये एन इधर रहेगा, एच एस इधर रहेगा, लेकिन चुंबक की शक्ति कम होगी, पहले थी वो नहीं थी, अब कम होगी, लेकिन चुंबक जरूर है। लोहे के चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व के गुण बच चुके हैं, तो कह सकते हैं वो बच गए। ये क्या होगा, बी पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या बच गया, चुंबक तो बच गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओ बी क्या बच गया, ओ बी, ये लिख सकते हैं ओ बी क्या बचा, ओ बी क्या बचा, ये तो होगी सैचुरेशन पॉइंट। ओ बी क्या बचा, इसमें चुंबकत्व का मान शेष बचा। शेष बचा तो कह सकते हैं अवशिष्ट, अवशेष बच गया। किसका अवशेष, किसका बच गया, चुंबकीय क्षेत्र का, इसके अवशिष्ट चुंबकत्व है। अवशिष्ट चुंबकत्व है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बच चुका है। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, देखो किसी चुंबकीय पदार्थ पर, अब इसकी परिभाषा लिखो आप, मैं बताता हूं। किसी चुंबकीय पदार्थ पर से चुंबकन बल हटा लेने के बाद, गौर से देखना, किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकन बल हटा लेने के बाद उसमें जो चुंबकत्व शेष बचता है उसको अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। परिभाषा लिख लेना, किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकन बल का मान हटा लेने के बाद उस पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष बच जाता है, उसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। बचा है तो एक परिभाषा तो आगे, अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन किसे कहते हैं। आप लोगों को 2 परिभाषाएं आई हैं, आगे देखो और क्या निकल के आता है, एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, परीक्षा में कहां तक आपको समस्या आती है वो भी बताएंगे आपको। अब देखो आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि अब इस कॉइल में सपोज करो कि यहां तक जितना काम हो गया वो हो गया। अब इस कॉइल में आप विद्युत धारा के मान को बदल दो, विद्युत धारा के मान की दिशा बदल दो। आप कैसे बदलेंगे, देखो ये प्लस इधर और माइनस इधर, गौर से देखना, ये हटाया और यहां लगा दिया, एम्पीयर मीटर लगाया और ये धारा सीधी कर दिया ऐसे। अब गौर से देखना, मैं धारा की दिशा बदल रहा हूं, किसकी, इस कॉइल में विद्युत धारा की दिशा बदल रहा हूं। ये लगा दिया रिहोस्टेट और ये लगा दिया एम्पीयर मीटर और ये लगा दिया आपका स्विच, बस बदल दिया। और यहां से धारा की डायरेक्शन बदल दो, ये वापस हो जाएगी धारा, वापस ऐसे। मान लीजिए कि धारा की दिशा बदल दी, वापस प्लस माइनस कर दिया और डीसी लगा, धारा की दिशा बदल दी। तो उसमें अब उसके बाद क्या होगा, देखो धारा की दिशा बदली आप लोगों ने, तो उसकी विपरीत दिशा में चुंबकत्व, अपने चुंबकन बल का मान होगा, एमएमएफ विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में चुंबकन बल का मान विपरीत दिशा में होगा, उल्टी दिशा में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एन और एस जो चुंबकत्व के शेष बचा है, चुंबकत्व का मान बचा है, ये पोल बचे हैं, सबसे पहले उस चुंबकत्व को खत्म करेगा। ये चुंबकन बल सबसे पहले क्या करेगा, उस चुंबकत्व को खत्म करेगा जो पहले बचा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने विद्युत धारा बढ़ानी शुरू की, तो क्या होगा, धीरे धीरे चुंबकन बल का मान घटेगा और उस चुंबकत्व को पहले समाप्त करेगा। तो क्या होगा, देखो यहां से आप लोगों ने विपरीत दिशा में एच बढ़ाया था ना, तो विपरीत दिशा में एच बढ़ाया आप लोगों ने, ये एच बढ़ाया, धीरे धीरे एच बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, वो पहले अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया। ये आ गया यहाँ पे, देखो गौर से देखना, ये मान लीजिए ये आ गया। ये क्या हो गया,
ये अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो, अब बी का मान 0 हुआ, जीरो की श्रेणी में आ गया। अब क्या होगा, बी का मान 0 हो गया। अब ये लोहे का टुकड़ा जैसा था वैसा का वैसा बचा, अब इसमें कोई चुंबकत्व का मान शेष नहीं है। अब जैसा था वैसा का वैसा हो गया। इसका मतलब बी का मान 0, एच तो बढ़ गया। तो इस एच ने जो चुंबकन बल लगा उसने क्या किया वो देखो गौर से, उसने इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म किया। ठीक है, इस बिंदु को सी से दर्शा देते हैं, गौर से देखना। इस बिंदु को किससे दर्शाएंगे, मान लीजिए कि सी से दर्शाया आप लोगों ने। तो ओ और सी क्या बच गया, ओ और सी ये क्या है, आप लोगों ने चुंबकन बल तो लगाया लेकिन चुंबक नहीं बना। ठीक है, उस लोहे के टुकड़े में चुंबक तो नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पहले बचा हुआ था वो खत्म हुआ पहले। तो वो खत्म होगा तो क्या होगा, यहां से लेके ओ सी क्या बच गया, ये बच गया। वो चुंबकन बल का मान है, ये चुंबकन बल का मान है जिसने उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म किया, जिसको कहते हैं निग्रह बल। क्या बच गया, जिसको कहते हैं निग्रह बल, CORESI, कोर्सी। ठीक है ना, ये बच गया फोर्स, ये बच गया कोर्सिव फोर्स, इसको निग्रह बल कहते हैं। अब निग्रह बल की परिभाषा देखो, मैं आपको निग्रह बल की परिभाषा लिख लेना, मैं आपको बताऊं निग्रह बल किसे कहते हैं या कोर्सिव फोर्स किसे कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वह निग्रह बल कहलाता है। परिभाषा लिख लो, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए ये निग्रह बल, अवशिष्ट, काफी बार परीक्षा में आएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने वाला बल या अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वह निग्रह बल या कोर्सिव फोर्स कहलाता है। अब मान लीजिए कि यहां से ये विपरीत दिशा में लगा, तो जो भी निग्रह बल लगेगा वो हमेशा किस में आएगा, विपरीत दिशा में काम आएगा। याद रखना बात, जो भी, अब भी देखो जो भी बल लगा, मान लीजिए कि निग्रह बल लगाना अवशिष्ट चुंबकत्व, निग्रह बल का मान कितना होगा, कैसा होगा, इस अवशिष्ट चुंबकत्व से विपरीत होगा। याद रखना बात। तो विपरीत दिशा में आप लोगों ने एच बढ़ाया लेकिन बी का मान 0 होगा। अब धीरे धीरे आप लोग और आगे विद्युत धारा के मान को बढ़ा रहे हो। मान लीजिए कि 2 एम्पीयर तक तो निग्रह बल ही खत्म हुआ है, या सॉरी अवशिष्ट चुंबकत्व ही खत्म हुआ है। 2 से 3 एम्पीयर बढ़ाया आप लोगों ने, ऐसी विद्युत धारा के मान को बढ़ाया, तो क्या होगा, अब ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बनना शुरू हो जाएगा, विपरीत दिशा में होगा। तो इधर एन होगा और इधर एस होगा। अब ये लोहे का टुकड़ा विपरीत दिशा में चुंबक बनना शुरू हो जाएगा, अर्थात ये चुंबकत्व ग्रहण करना शुरू कर देगा। गौर से देखना, चुंबकत्व ग्रहण करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, आप लोगों ने एच के मान को बढ़ाया, अब ये बी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा बी ऐसे बढ़ेगा, ऐसे फिर बढ़ाया आप लोगों ने, धीरे धीरे आप विद्युत धारा के मान को कंटिन्यू बढ़ा रहे हो, निरंतर बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे बढ़ रहा है। तो ये देखो यहां से चुंबकत्व बल बढ़ा, ये बढ़ा, मैं आपको बताता हूं, ये चुंबकत्व बल का मान ऐसे बढ़ेगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, मान लीजिए ये आ गया। इसका मतलब कि अब क्या होगा, चुंबकत्व बी, एच का मान बढ़ा तो बी बढ़ा, यहां तक आ गया। अब क्या होगा, वही कंडीशन आ गई वापस, कौन सी, कि अब इस लोहे के टुकड़े ने चुंबकत्व ग्रहण करना बंद कर दिया। क्यों, अब इसकी सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है, लोहे का टुकड़ा संतृप्त हो चुका है। क्या, कि अब और चुंबकत्व ग्रहण नहीं कर सकता। अब आप चाहे निग्रह इसमें धारा के मान को बढ़ाओ, एमएम बढ़ाओ, चुंबकन बल का मान बढ़ाओ, लेकिन लोहे का टुकड़ा और अधिक चुंबक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो क्या कर सकते हैं, ये विपरीत दिशा में ये पॉइंट ए बी सी डी लगा देते हैं। तो अब धीरे धीरे आप बढ़ा के देखोगे तो आप लोगों ने मान लीजिए कि चुंबकन बल का मान बढ़ाया धारा के मान, तो ऐसे आ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। तो ये हो गया डी पॉइंट। तो अब इसको यदि आप ग्राफ को पूरा करें तो क्या होगा, ऐसे आ गई, ये ऐसे डी पॉइंट आ गया। तो ये डी पॉइंट क्या है, ये विपरीत दिशा में संतृप्त अवस्था है। इधर से ना, ये विपरीत दिशा में संतृप्त, सैचुरेशन पॉइंट आ गया इसका, किसका, उस चुंबकीय पदार्थ का आ गया। कि अब आप चाहे चुंबकीय बल का मान बढ़ाओ, चाहे विद्युत धारा बढ़ाओ, लेकिन ये चुंबक और नहीं, अधिक नहीं बन सकता। तो सैचुरेशन पॉइंट किसे कहते हैं, अधिकतम चुंबकत्व रोकने की क्षमता को कहते हैं। जिस, अब यहां से देखो, यहां से आप लोगों ने एच का मान बढ़ाया, अर्थात विद्युत धारा बढ़ाई, एमएम बढ़ा, चुंबकन बल बढ़ा, तो इसने चुंबकत्व ग्रहण करना शुरू कर दिया। ग्रहण तो करेगा ना, उसके बाद ही सैचुरेशन पॉइंट आएगी। तो लोहे के पदार्थ के चुंबकन ग्रहण करने की क्षमता, याद रखना बात, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, लोहे के चुंबकीय पदार्थ के या किसी भी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन ग्रहण, चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता धारण शक्ति कहलाती है, रिटेंटिविटी कहलाती है, जो कि आपको पढ़ा चुका हूं मैं।
ठीक है। तो ये क्या थी इसकी रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी के बाद धारण शक्ति संपूर्ण होने के बाद ही संतृप्त अवस्था आती है, सैचुरेशन पॉइंट आता है। अब मान लीजिए कि अब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब धारा क्षेत्र 5 थी, 6 बढ़ा दो, 7 बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे देखो, जो ही आप विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हो, विद्युत धारा के मान को घटाना शुरू कर दो वापस। इस बी का मान, इस एच का मान घटाया तो क्या होगा, बी का मान घटेगा, लेकिन वही कंडीशन आएगी, इस एच के बराबर प्रकार से नहीं घटेगा। एच जिस प्रकार जिस रेशियो से घट रहा है उस रेशियो से बी का मान नहीं घटेगा। तो क्या होगा, इस आपने स्विच ऑफ कर दिया, एच का मान तो 0 हो गया, लेकिन बी का मान फिर भी 0 नहीं हुआ, और कहां पे आके अटक गया, मान लीजिए ये आके अटक गया यहाँ पे, बी कुछ अवशेष बच चुका है यहाँ पे, जबकि एच का मान 0 की श्रेणी में आ गया है। एच आ गया 0, लेकिन बी कुछ अवशेष बच चुका है। तो क्या कर सकते हैं, ओ ई डी है ना, ये ई लगा देते हैं। ओ ई क्या बच गया, ओ ई वही बच गया, सेम टू सेम ये कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पे आ गई, और इसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये क्या बच गया, अवशिष्ट चुंबकत्व है। फिर आप लोगों ने क्या किया, विपरीत दिशा में फिर विद्युत धारा लगा के देखी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पूरा कर रहे हैं, हिस्टेरिसिस क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। फिर आप लोगों ने विपरीत दिशा में धारा लगाई और ये धारा का प्रवाह इधर से वापस कर दिया आप लोगों ने, ये कर दिया, ये रियोस्टेट लगा दिया और ये विद्युत धारा वापस दिशा में प्रवाहित करवा दी, और ये कर दिया वापस ऐसे, और ये आ गई वापस ऐसे आ गई। तो फिर क्या होगा, जो ही आप लोग विपरीत दिशा में विद्युत धारा के मान को बढ़ाओगे, अर्थात चुंबकन बल का मान बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं बनेगा। तो क्या होगा, वो अवशिष्ट चुंबक तो जो बचा है विपरीत दिशा में बचा था, वो सबसे पहले खत्म होगा, समाप्त होगा। तो अब आप लोगों ने एच का मान बढ़ाया, इस दिशा में बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, एच का मान जो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके ये ऐसे आएगा। ये क्या बच गया, ओ ई, ए बी सी डी ई एफ, एफ ओ एफ क्या बच गया, विपरीत दिशा में ओ बच गया। अब ये निग्रह बल, यहां जो बल लगा, ये बल क्या काम किया, पहले अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया, तो क्या बच गया, ये ओ एफ निग्रह बल बच चुका है, अर्थात कोशी फोर्स बच चुका है, जिसने अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया। मैं आप लोगों को यही पढ़ाया था इतनी देर कि निग्रह बल किसे कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वह निग्रह बल कहलाता है। ये किसमें, विपरीत दिशा में काम करेगा, याद रखना, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में ही काम करेगा। बी के विपरीत दिशा में एच काम करेगा। यदि एच पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है तो निग्रह बल नेगेटिव रहेगा, याद रखो नेगेटिव दिशा में रहेगा। यदि बी नेगेटिव है तो एच पॉजिटिव दिशा में काम करेगा। ये आ गया। तो फिर लास्ट में इसको आप पूरा करोगे तो लास्ट में वही कंडीशन आती है। तो ए बी सी डी ई एफ, ये क्या बच गया, एक पत्ती सी बच गई। देखो अब गौर से देखना, ये यहां से अब इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये एक हिस्टेरिसिस कर्व है। किसके बीच में है, ये क्या है, हिस्टेरिसिस कर्व है। किसके बीच में है, ये बी और एच के बीच में। तो उसको लिख सकते हैं बी व एच, बी एच कर्व क्या होता है, बी एच कर्व को हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं, जिसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस की परिभाषा क्या लिखें, ये तो कर्व होगा, हिस्टेरिसिस की परिभाषा क्या लिखें कि अपन पढ़ रहे हैं चुंबकीय साथिल्य क्या होता है, साथिल्य मतलब इसकी परिभाषा क्या लिखें। तो छोटी सी शॉर्टकट में अब तक इसका रिजल्ट यही निकल के आया है कि चुंबकत्व का, ये क्या है, चुंबकत्व है, ये क्या है, चुंबकन बल, ठीक है ना। चुंबकत्व का चुंबकन बल से पीछे रहने का गुण या पिछड़ने का गुण, परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, हिस्टेरिसिस की, ये चुंबकीय साथिल्य, हिंदी में निमी भाषा में साथिल्य कहते हैं। चुंबकत्व का चुंबकन बल से पीछे रहने का गुण क्या कहलाता है, चुंबकीय साथिल्य, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहलाता है, या पिछड़ने का गुण, पिछड़ेगा। देखो नाम से देखो, मैं आपको छोटा और इसका साथिल्य, साथिल्य को दूसरा नाम शीतलता कह सकते हैं, शीतलता। और शीतलता क्या होता है, ढीला होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब कि एक्टिव जितना एक्टिव होता है, जैसे एक्टिव ये है, जैसे दो आदमी जा रहे हैं, देखो यहां से ये रास्ता है,
मैं आपको बताऊं, देखो ये मान लीजिए कि ये रास्ता है, यहाँ से मैं मान ये रास्ता है, यहाँ से ए और बी, जैसे मैं और मेरे साथ दूसरा आदमी चला तो लास्ट पॉइंट तक तो पहुंच गए साथ साथ, यहाँ कहाँ पहुंचे साथ साथ, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की दूरी है, साथ साथ पहुंच गए, लेकिन ये ए तो वापस चलना शुरू हो गया, लेकिन बी थक गया, ढीला हो गया, थक गया, शिथिलता ले ली उसने कि अब और नहीं चला जाएगा। तो ए तो वापस चलता चलता आ गया वहां पर अपने निर्धारित स्थान पर, लेकिन बी पीछे रह गया। ये क्या है, शिथिलता आ गई इसके अंदर, ढीला हो गया, थक गया है, या इसमें कमजोरी आ गई है, या इसमें आगे और एनर्जी नहीं बची है, ये आ गया, तो पीछे रह गया नहीं। तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या था, ये वापस आया एच था, और ये क्या था, बी था। तो बी से एच से बी पिछड़ गया, तो चुंबकत्व का या चुंबकन बल से बी का पिछड़ना, चुंबकन बल से चुंबकत्व का पिछड़ना, या चुंबकत्व का चुंबकन बल से पिछड़ना, ठीक है ना, एक ही बात है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहलाता है। ये तो थी दोस्तों आपको हिस्टैरिसीस। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, और ये जो आपको ये लिख रहे चुंबकशीलता, ठीक है ना, इसकी मान कहाँ कितना होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस से कांस्टेंट क्या होता है, वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों ने क्या देखा, निग्रह बल देखा, अशिष्ट चुंबकत्व देखा, सैचुरेशन पॉइंट देखा, पूरे BH कर्व को देखा, शानदार तरीके से पढ़ा। फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर यहाँ तक समझ में नहीं आया। मैंने आपको अच्छे तरह से सरल भाषा में समझाया है, और शायद आपको लगता है, मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप इस वीडियो के बारे में अपने मन में कोई शंका रखते हैं, या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज हो गया है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर बताना, क्योंकि आगे एक वीडियो और बनाएंगे किसका, मैग्नेटिक स्थैथिल्य हानियां क्या होती हैं, जो कि परीक्षा में अपने सभी मशीनों में अहम भूमिका निभाती हैं, और परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, किसका समानुपाती होते हैं, कहाँ इसका मान निर्भर करता है और क्यों होता है, एक तो ये है। उसके बाद देखो हानियों के जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपके कमेंट्स जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक बात और आती है, देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि निग्राहिता किसे कहते हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर बताना कि मैग्नेटिक कोर्सिविटी क्या होती है, निग्राहिता किसे कहते हैं, बस ये बताना है। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जो दोस्त पहली बार वीडियो पर आए हैं या चैनल पर जुड़े हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो निमी पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, और आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।